नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ का इंग्लिश का मॉडल पेपर। तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ईपीएफओ के पेपर में। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रिटन इन द कैपिटल लेटर्स इन द सेंटेंस विद मिलियंस ऑफ द फैमिलीज कन्फाइंड एट होम। कन्फाइंड मतलब कि घर में ही रहना, या कैद बोल सकते हो, या रुका रहना, इस तरीके से बोल सकते हो। तो एट होम डिमांड सर्च एंड द एम्प्लॉयज डिलीवर टन्स ऑफ द वेजिटेबल्स, राइस, मीट, डाइपर्स एंड द अदर सप्लाईज। तो कन्फाइंड मतलब होता है ठहरे रहना, ठीक है ना, घर पे ही रहना। जैसे आपका जैसा क्या होता है क्वारंटाइन होता है, उसी तरीके का वर्ड है कन्फाइंड भी। और पता लग ही रहा है क्योंकि पूरा जो आपका सेंटेंस है उससे पता लग जा रहा है कि कन्फाइंड का मतलब हो क्या सकता है। तो कन्फाइंड का आपने सिनोनिम देखना है। तो पहले लिखा हुआ रिस्ट्रिक्टेड, दूसरा लिखा स्मॉल, फिर लिखा हुआ अलाउेबल और फिर लिखा हुआ फाइनाइट। तो आसानी से पता लग रहा है यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है ना। तो कन्फाइंड का यहाँ पे देख लीजिए मतलब क्या होता है, तो रिस्ट्रिक्टेड इन द एरिया ऑफ वॉल्यूम और द क्रैम्प्ड। तो इस हिसाब से उसका जो बन जाएगा वो रिस्ट्रिक्टेड बन जाएगा। बाकी आप जानते हैं स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा होता है। अलाउेबल आप जानते हैं किसी चीज़ को अलाउ करना। और फाइनाइट मतलब कोई चीज़ अगर कैसी है, फाइनाइट है, सीमित है, इस तरीके से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम्स। इसमें भी सिनोनिम्स देखना है। तो लिखा हुआ है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट, मोहम्मद सिराज स्ट्राइक्स ट्वाइस टू हॉल्ट होस्ट, ठीक है ना। हॉल्ट मतलब होता है रोकना, तो इसका सिनोनिम स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, तो ये तो हो नहीं सकता। स्टॉप हो सकता है, रिस्टार्ट हो नहीं सकता, या फिनिश हो सकता है, पर फिनिश करने का यहाँ पे मतलब नहीं बनेगा। ट्वाइस टू फिनिश होस्ट, फिनिश नहीं आएगा, फिनिश का मतलब ही कुछ अलग चला जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉप होगा, रोकना, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो देख लीजिए, स्टॉप होगा। तो हॉल्ट मतलब होता है डिसकंटिन्यू करना या फिर टर्मिनेट करना, ठीक है ना। और बाकी अगर मैं बता दूँ स्टार्ट मतलब आप समझते हैं, रिस्टार्ट भी समझते हैं, फिनिश भी समझते हैं, यहाँ पढ़ के आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सिनोनिम्स ही देखना है। लिखा हुआ है सी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ द क्राइंग अगेन। वर्ज मतलब बोल सकते हैं कगार पे, कि वो फिर से रो सकती है, ठीक है ना। तो कगार पे तो साइड, एज, रैंक और स्टार्ट। तो स्टार्ट तो होगा नहीं, रैंक भी कोई होगी नहीं, एज हो सकता है या साइड हो सकता है। तो एज यहाँ पे बेहतर बनेगा, क्योंकि वर्ड जो का मतलब जो होता है, वर्ड्स का मतलब ही सिद्ध होता है एन एज और बॉर्डर बॉर्डर, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो एज बन जाएगा। तो इस तरीके से रिसीवर्स ऑन द एज ऑफ द क्राइंग अगेन, ठीक है ना, वो फिर से रोने के कगार पे, इस तरीके से मान सकते हैं। साइड जो आपका होता है पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ द राइट, रैंक समझते हैं आप, स्टार्ट भी समझते हैं। चलो आगे चलते हैं। अच्छा अब देखना है एंटोनिम। और सेंटेंस से AISSC रिक्वेस्टेड सेंटर टू अनाउंस अ नेशनल पॉलिसी फॉर द वॉलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द दरगाहज। अब वॉलफेयर क्या होता है, बेहतरी के लिए होता है। इसका अपोजिट देखना है तो ऑसम हो नहीं सकता, प्रॉफिट हो नहीं सकता, डिफिकल्टी देख सकते हैं और हार्डशिप देख सकते हैं। वॉलफेयर जिस तरीके से जाता है, वॉलफेयर मतलब होता है कुछ चीज़ बेहतर करना, उसी तरीके से हार्डशिप होता है बहुत बेहतर ना करना। और हार्डशिप का मतलब होता है अगर जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ द दरगाह के लिए, तो हार्डशिप जो जाता है वो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि आपका फाइनेंस बेस पे भी जा सकता है, ठीक है ना। तो हार्डशिप यहाँ पे आंसर बनेगा, ना कि डिफिकल्टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए हार्डशिप का मतलब फैक्ट ऑफ नॉट हैविंग द इनफ मनी और फूड। तो आंसर की बन जाएगा आपका हार्डशिप। बाकी देख लीजिए ऑसम आप जानते हैं, प्रॉफिट आप जानते हैं और डिफिकल्टी आप जानते हैं, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से एंटोनिम्स है। और लिखा हुआ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी। वैसे मैं बता दूं शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ उठे हुए थे शायद से नंदीग्राम से। मेड अ बिग रिमार्क ऑन द वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी अहेड ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शन। अहेड मतलब आने वाले, और इसका एंटोनिम ढूंढना है। तो बिहाइंड, अहेड का उल्टा क्या होता है, बिहाइंड होता है। अक्रॉस जो होता है वो साइड बाय साइड होता है, वन साइड होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अक्रॉस का मतलब होता है ऑन द साइड टू द अदर साइड। एडवांस मतलब फार ऑन अहेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्रेस। और फॉरवर्ड आप जानते हैं इन द डायरेक्शन दैट वन इज फेसिंग और द ट्रैवलिंग टूवर्ड द फ्रंट एंड अहेड। नेक्स्ट चलते हैं। तो एंटोनिम देखना है भाई। तो क्या लिखा हो, यामी गौतम सेड दैट द मेमोरीज ऑफ हर इंट्रोडक्टरी सूट इन द जैसलमेर आर स्टिल फ्रेश इन हर माइंड। अब ये फ्रेश का मतलब यहाँ पे ताज़ा नहीं, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं ये पुरानी हो चुकी हैं चीज़ें। जैसे वो जैसलमेर में मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही थी या इंट्रोडक्टरी शूट कर रही थी, तो कुछ वहाँ की जो क्या मेमोरीज हैं उनके माइंड में अभी तक है, ठीक है ना, जैसलमेर राजस्थान में। तो क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, आपने अनसॉइल्ड, डल, टायर्ड या स्टेल। टायर्ड तो हो नहीं सकता, टायर्ड मतलब थकान होता है, ठीक है ना। और अनसॉइल्ड मतलब होता है कि दाग, ठीक है ना। दाग से अनसॉइल्ड, सॉइल्ड मतलब होता है दाग, और अनसॉइल्ड मतलब दाग के बिना, बेदाग। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, या तो डल होगा
ठीक है ना। क्या बोलते हैं, डल जैसा आप जानते हैं, या तो स्टेल होगा, पर इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग वर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है वो स्टेल है, ठीक है ना। क्योंकि स्टेल का जो मतलब बनता है, स्टेल का मतलब बनता है नो लॉन्गर टू न्यू और फ्रेश। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेल, नो लॉन्गर न्यू और फ्रेश, यूजली एज अ रिजल्ट ऑफ द बीइंग केप्ट फॉर द टू लॉन्ग। तो ये आप याद रखना, आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा स्टेल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज वर्ब मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस सिंस मूविंग टू लंदन। जब से क्या मूविंग, जब से वहाँ कहाँ गया है, लंदन गया है। ही इज ग्रो, अब देखो ग्रो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब लिखनी है, तो यहाँ पे ग्रोन लिखा हुआ है, मतलब वो थर्ड में ले जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे इनमें से क्या आ सकता है, फ्रॉम मैनी ऑफ हिज फ्रेंड। अब वो जब से गया है तब से क्या हो गया है, उसके ज़्यादातर फ्रेंड से वो क्या हो गया, अलग हो गया है, मिल चुका है, किस तरीके से ये देखना पड़ेगा। अगर ग्रोन आउट ऑफ देखें तो ग्रोन आउट ऑफ का मतलब होता है गेट टू बिग फॉर, मतलब किसी बड़ी चीज़ के लिए कुछ करना, तो ये तो अलग ही जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ग्रोन इनटू मतलब होता है ग्रो बिग इनफ टू फिट, किसी चीज़ में फिट होना, इतना बड़ा हो जाना कि आप उस जगह पे फिट हो जाए। अब फिट होने का मतलब यहाँ पे साइज से नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ग्रो बैक देखें तो ग्रो बैक मतलब होता है रिग्रो करना, तो यहाँ पे ऐसा कोई मतलब नहीं निकलता। ग्रोन अपार्ट मतलब को छोड़कर, तो ठीक है, बिल्कुल ये सही बनता है, ग्रोन अपार्ट सही बनता है। सिंस मूविंग टू लंदन, जब से वो लंदन गया है, ही इज ग्रोन अपार्ट फ्रॉम मैनी ऑफ हिज फ्रेंड, तो वो दूर रहा है या अलग रहा है उनसे, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ग्रोन अपार्ट बन जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए मतलब लिखा है स्टॉपिंग बीइंग फ्रेंड्स ओवर टाइम, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है फ्रेजल वर्ब है ऑफ कोर्स सी न्यू एलेक्स वेल इनफ नाउ टू नो ही डिडंट लाइक पीपल टू हैंड इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, ठीक है ना। अब हैंड इन होगा, हैंड आउट होगा, हैंड ओवर होगा या हैंड डाउन होगा। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो हैंड डाउन को अगर मैं पहले देखूँ तो हैंड डाउन का मतलब होता है गिव समथिंग यूज टू समबडी एल्स, ठीक है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। हैंड ओवर का मतलब देखूंगा तो हैंड ओवर मतलब होता है किसी चीज़ को देना, हैंड ओवर करना, कोई चीज़ किसी को देना। अब वो अनविलिंगली हो सकता है, मतलब हमारी इच्छा नहीं है, इच्छा के विरुद्ध हो सकता है, तो यहाँ पर भी ये नहीं आएगा। अब ये तो हैंड इन आएगा, ये तो हैंड आउट आएगा, तो हैंड आउट यहाँ पे आंसर बनेगा। हैंड आउट मतलब होता है आपका कि सिंपल सी बात है कि हैंड आउट मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब हैंड इज टू डिस्ट्रीब्यूट टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे लिखा हो ना ऑफ कोर्स ही न्यू एलेक्स वेल इनफ टू नो ही डिडंट लाइक पीपल टू हैंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूँ हैंड इन, तो हैंड इन मतलब होता है सबमिट करना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है द बॉस कुडंट हिज एंगर एनी लॉन्गर, ठीक है ना। तो वो मुझे लग रहा है कि जो बॉस था वो अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाए, तो यहाँ पे जो बन जाएगा, देखो होल्ड ऑन जो होता है वैसा होल्ड ऑन हो सकता था, पर होल्ड ऑन कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, वेट ऑफ शॉर्ट टाइम के लिए होता है। होल्ड अगर मैं बोलूँ होल्ड ऑन टू, तो होल्ड ऑन टू होता है होल्ड फर्मली यूजिंग योर हैंड्स ऑन द आर्म्स, और होल्ड अप होता है रॉब करना, चोरी करना। यहाँ पे हो जाएगा होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है हाइड करना अपने इमोशंस को, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है होल्ड बैक इज टू हाइड एन इमोशन, तो यहाँ पे जो होगा द बॉस कुडंट होल्ड बैक हिज एंगर एनी लॉन्गर, ठीक है ना, वो हाइड नहीं कर पाए, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा होल्ड बैक। नेक्स्ट लिखा हुआ है वी विल कीप, या कीप की यहाँ पे जो फॉर्म आएगी, फ्रेजल फॉर्म आएगी, टॉप ऑफ इट एंड मेक श्योर दे फॉलो अप। यहाँ पे बात की जा रही है कुछ किसी चीज़ को क्या कंटिन्यू करने की, ताकि उसे कोई फॉलो कर सके। तो कीप फ्रॉम आएगा या कीप आउट आएगा, कीप ऑन आएगा या कीप अप आएगा। तो अगर यहाँ पे देखें वी विल कीप फ्रॉम, तो फ्रॉम का मतलब टू प्रिवेंट और स्टॉप, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है भाई। कीप आउट का मतलब स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग, किसी चीज़ के अंदर घुसने से क्या कर देना, रुक जाना। कीप अप मतलब होता है कंटिन्यू एट द सेम रेट, आप जानते हैं कीप अप कहाँ पे यूज़ होता है, कीप जैसे बोलता है ना कीप इट अप, ठीक है ना, तो उस तरीके से। तो कीप अप का मतलब होता है कंटिन्यू एट द सेम रेट, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो कीप ऑन बनेगा। कीप ऑन मतलब होता है कंटिन्यू करना किसी चीज़ को, तो वी विल कीप ऑन टॉप ऑफ इट एंड मेक श्योर दे फॉलो अप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इट इज़ अ हाई टाइम यू अ कंप्लेंट अगेंस्ट द मिसचीफ मेकर। मिसचीफ मतलब शरारती तत्व जो होता है, तो इट इज़ अ हाई टाइम टू यू लॉस्ट अ कंप्लेंट अगेंस्ट द मिसचीफ। तो यहाँ पे ये हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी आपका क्या होता है कि वर्ब आती है, एक्शन वर्ब आती है कोई भी, तो यहाँ पे आपने देखना है कि हमेशा जो आंसर बनता है वो अगर प्रेजेंट इमेजिनेशन के हिसाब से कि अगर ऐसा हुआ, इट इज़ अ हाई टाइम, ये वो सही समय है जब तुम्हें क्या कर देना चाहिए, कंप्लेंट लॉस कर देनी चाहिए। किसके खिलाफ, मिसचीफ मेकर, मतलब जो शरारती, जिसने क्या की, ये बोल सकते हैं शरारती हरकत की है या ये बुरी हरकत की है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो हमेशा आपकी सेकंड फॉर्म आती है, हमेशा याद रखना।
जैसे यहाँ पे लिखा अ वर्ब डिनोट एन एक्शन और अ स्टेट व्हेन वी यूज द स्ट्रक्चर इन द इट इज़ अ टाइम और अ हाई टाइम अबाउट टाइम, तो इस तरीके से आया तो सेकंड फॉर्म आती है। पर एक चीज़ याद रखना वर्स को छोड़कर, ठीक है ना। तो इट इज़ अ टाइम ही वेंट टू हिज ऑफिस, ये गलत है, ठीक है ना, सॉरी सही है, इट इज़ अ टाइम ही वेंट, ठीक है, सेकंड वर्ब है, ठीक है। या इट इज़ अबाउट टाइम यू स्टार्टेड द रीडिंग, इट इज़ अ हाई टाइम टू यूज टू से दैट इट इज़ अ टाइम टू डू समथिंग दैट शुड हैव बीन डन अ लॉन्ग टाइम अगो, तो लॉस्ट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ याद रखना, द वर्ब वर्स इज नॉट यूज इन द सेंटेंस प्रेजेंट इमेजिनेशन, जब प्रेजेंट इमेजिनेशन की कभी बात आएगी तो वर्स का यूज़ नहीं होता, आप उसकी जगह वर्ब का यूज़ करना, तो इट इज़ अ टाइम यू वर इन बेड, ठीक है। ये सही समय है जब आपको क्या कर देना चाहिए, सो जाना चाहिए। तो प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए हमेशा याद रखना, नेशन के लिए आपने याद रखना कि सेकंड फॉर्म का आप यूज़ करेंगे, या फिर अगर वर का यूज़ होता है तो वर का यूज़ कर सकते हैं, वर्स यूज़ कभी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा दे कुड डिस्कस अबाउट इट प्राइवेटली व्हेन दे गॉट होम, तो यहाँ पे गलती कहाँ पे, तो देखो यहाँ पे डिस्कस लगा हुआ है और डिस्कस आपके ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव होती है वो वर्ब जो आपका ऑब्जेक्ट को टेक करती है, दोनों ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट टेक कर सकती है, सिंगल ऑब्जेक्ट भी टेक कर सकती है। तो अगर कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब आती है तो वो अपने पीछे कभी भी किसको नहीं लेती, ये थोड़ा दिमाग में रखना, वो अपने आप को कभी भी क्या नहीं लेती, वो प्रीपोजिशन को नहीं लेती है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से अबाउट को हटा देंगे, सीधे आंसर बन जाएगा दे कुड डिस्कस इट प्राइवेटली व्हेन दे गॉट होम, ठीक है ना। तो ये आंसर दे कुड डिस्कस इट प्राइवेटली व्हेन दे, तो ये चीज़ आप याद रखना, ट्रांसिटिव वर्ब जो आपकी कौन सी होती है, प्रीपोजिशन होती है अबाउट, उसको फॉलो नहीं करती, ठीक है ना। और ट्रांसिटिव वर्ब मैंने बता दिया जो ऑब्जेक्ट को टेक करती है, इन ट्रांसिटिव वर्ब जो होती है जो ऑब्जेक्ट को टेक नहीं करती, जैसे अगर मैं बोलूँ बर्ड्स फ्लाई, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को टेक नहीं कर रही, कौन सी, ये आपकी क्या वर्ब, तो ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और अगर इसने टेक कर दिया जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे ये ट्रांजिटिव आ गई और आगे क्या आ गया, इन द स्काई, ये प्रीपोजिशन हो गई और ये आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये टेक कर गया, तो ये ट्रांजिटिव है। अब आप बोलेंगे ट्रांजिटिव है, अभी तो आप बोल रहे हो कि ऑब्जेक्ट सॉरी जब आपका क्या था, प्रीपोजिशन यूज़ नहीं कर सकते, नहीं, प्रीपोजिशन यूज़ की जा सकती है पर अबाउट को यूज़ नहीं किया जाता, अबाउट प्रीपोजिशन कभी भी यूज़ नहीं होती ट्रांजिटिव केस में, ये लिख लीजिए आप कहीं पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये गलती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है एलनोर रूजवेल्ट वाज इंस्पायर्ड टू हर एंड व्हाट सी स्टूड फॉर, ठीक है। तो इंस्पायर्ड टू हर नहीं होगा, इंस्पायर्ड बाय हर के द्वारा इंस्पायर्ड है, तो ये आसान था, आप लगा सकते हैं, बाकी आप देख लीजिए यहाँ पे टू नहीं आएगा, क्या आएगा, बाय आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हिज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द कीनली सेंस ऑफ द पर्सपेक्टिविटी मेक्स हिम एंड द इरिप्लेसेबल एसेट्स फॉर द कंपनी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यहाँ पर है, देखो सेंस जो आ रखा है या इज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तो बिल्कुल सही है, एंड कीनली, अब ये सेंस जो है यहाँ पे नाउन है और नाउन टेक करता है किसको, एडजेक्टिव को, और जो कीन होता है वो एडजेक्टिव में कीन यूज़ होता है ना कि कीनली, इसका जब कीनली में यूज़ करते हैं जब एल वाई लग जाता है तो ये एडवर्ब बना देता है अपने आप को, और एडवर्ब कभी भी नाउन को क्या नहीं करता, बोल सकते हैं मॉडिफाई नहीं करता, एडवर्ब आपका मॉडिफाई करता है, किनको, वर्ब को करता है, या एडजेक्टिव को करेगा या अदर एडवर्ब को करेगा। तो यहाँ पे नाउन है तो कीनली जो यूज़ होगा एज ए एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ पे कीनली नहीं आएगा, कीन आएगा केवल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये याद रखना, आंसर सीधे बन जाएगा ये कीन, ठीक है ना। हिज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल है ना, कीन सेंस ऑफ द पर्सपेक्टिविटी मेक्स हिम एन रिप्लेसेबल असेट्स फ्रॉम द कंपनी, ठीक है ना, रिप्लेसेबल, ठीक है, इरिप्लेसेबल। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है वी ऑफन वॉच टीवी इन द आफ्टरनून, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो कौन सा लग जाएगा, देखो डिड तो आ नहीं सकता, हैड नहीं आ सकता, डू आएगा या डजेंट आएगा, तो ठीक है, वी के साथ आई वी यू दे के साथ हमेशा किसका यूज़ करोगे, डू का, तो आंसर बनेगा, ठीक है ना। और ये आपका कैसे होते हैं, जब कभी भी किसी क्वेश्चन को इस तरीके से स्टार्ट किया जाता है तो एंड जो होता है वो नेगेटिव वर्ड से, अगर आपने पॉजिटिव यूज़ किया है तो आप नेगेटिव से नेगेटिव यूज़ करके उसे एंड कर सकते क्वेश्चन मार्क से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा नन ऑफ योर फ्रेंड लाइक हर्ट, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव से स्टार्ट किया है तो अगर क्वेश्चन मार्क लगाना है तो ऊपर आगे पॉजिटिव से वो एंड कर देगा, तो ये ठीक है, फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, तो डिड नहीं आ सकता, नन ऑफ दीज, तो अब देखते हैं नन ऑफ दीज, डू दे, डज दे, ठीक है, नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा, या तो डू आएगा या डज आएगा, तो अभी बताया
डू के आई वी यू दे के साथ क्या आता है, डू आता है, तो आंसर बनेगा ये वाला। अच्छा, आई नो दैट इट टुक मी वीक्स टू सेंड द लेटर बट बेटर लेट देन नेवर, ये तो पता लग रहा है यहाँ पे गलत है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर ये बन जाएगा, सब्स्टिट्यूट जो बनेगा इसका ये बनेगा बेटर लेट देन नेवर। तो इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, आई नो दैट इट टुक मी वीक्स टू सेंड द लेटर, मुझे पता है कि मुझे क्या है, जो लेटर है, जो पत्र है उसे सेंड करने में कुछ क्या लग गए, हफ्ते लग गए, पर बोलते हैं कि ना आने से बेहतर है कि कुछ टाइम के बाद आए, तो बिल्कुल सही है, बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल, तो इसका मतलब ये बनेगा। अच्छा, बाकी का यहाँ पे देख लो, कुछ है लिखे हुए, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका मतलब स्टार्ट ओवर, कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग ऑन द समथिंग, गेट आउट ऑफ द हैंड, गेट आउट ऑफ द कंट्रोल, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट चलते हैं, डोंट बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश मतलब होता है इन्फॉर्मेशन गैदर करना, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, टू गेट द पॉइंट, टू गेट टू द पॉइंट, ठीक है ना, मुद्दे की बात करना, सीधे किसकी बात करना, मुद्दे की बात करना। तो डोंट बीट अराउंड द बुश एंड टेल मी फ्रैंकली व्हाट यू थिंक ऑफ माई प्रोपोजिशन, तो इसका मतलब हो जाए ट्राई टू अवॉइड टेकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये कुछ है, एडिंग रिजल्ट टू इंजरी टू मेक अ बैड सिचुएशन एवन वर्स, बाइट द बुलेट टू गेट एन अनफेवरेबल सिचुएशन और द क्योर ओवर विद नाउ बिकॉज इट विल नीड टू गेट द फिनिश्ड इवेंचुअली, काउट बिटवीन अ रॉक एंड द हार्ड प्लेस, मेकिंग अ चॉइस बिटवीन टू अनप्लीजेंट चॉइसेस। चलो नेक्स्ट चलते हैं, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी। अब एक चीज़ याद रखना, गड़बड़ी मत कर देना, आर्कियोलॉजी जो आता है वो एक्सकेवेशन के लिए आता है, जब कोई खुदाई की जाती है, ठीक है ना। एंथ्रोपोलॉजी जो आती है आपकी, वो आती है आपकी एंशिएंट सोसाइटी एंड कल्चर से रिलेटेड, तो आंसर तो ये बन जाएगा। आर्कियोलॉजिकल मैंने समझ दिया, जब कोई चीज़ एक्सकेवेशन के थ्रू, उत्खननों के थ्रू जो बाहर निकलती है उसे बोलते हैं। हिस्ट्री आप समझते हैं, पास्ट इवेंट्स से रिलेटेड जितने भी क्या होती है, ह्यूमन अफेयर्स होता है उसे बोलते हैं। और एंथ्रोनोलॉजी जो आपकी होती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरियस पीपल के रिलेटेड, गुण धर्म से संबंधित होती है मनुष्य के। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, मैंने बताया था इंसिस्ट मतलब जोर दे के कोई चीज़ बोलना, मतलब फोर्सफुली होता है ये, तो क्या आ सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टिकलर। स्टिकलर का मतलब वो ये था, पर्सन हु इंसिस्ट ऑन द सर्टेन क्वालिटी और टाइप ऑफ द बिहेवियर, ठीक है ना। अच्छा, डिसिप्लिनियर कौन सा होता है, द पर्सन हु बिलीव्स इन द प्रैक्टिस फ्रॉम डिसिप्लिन। इंटेस्टिनियस जो होता है, ऑक्योरिंग और डन इन एन इंस्टेंट और द इंस्टेंटली, बोस्ट ऑफ अ पर्सन टेकिंग विद द एक्सेसिव प्राइड और द सेल्फ सेटिस्फिकेशन, तो आंसर यहाँ पर बनेगा, वो बनेगा स्टिकलर। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप अगर टेलीग्राम पे हैं तो हमें क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो का जो PDF होगा मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो देखते हैं किससे रिलेटेड होगी, मैं बता दूँगा आपको, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।